हेलो दोस्तों। आज हम जो एक बर्निंग टॉपिक लेकर के आए हैं उसका नाम है केमिकल डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट। मैं डॉक्टर दिनेश गौतम। इस टॉपिक में आपको बताना चाहूँगा कि केमिकल डिज़ास्टर और उसका मैनेजमेंट है क्या, या हमें इस कंटेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस विषय को जानने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इस पर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। मैंने एक बात माइंड की है कि हमारे हायर एजुकेशन में या लोअर एजुकेशन में जब हम स्कूल के सिलेबस की बात करें या कॉलेज में केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो आप बीएससी एमएससी केमिस्ट्री से कर लेते हैं, लेकिन कहीं भी केमिकल डिज़ास्टर और उसका मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी टॉपिक उसमें नहीं होते हैं। तो सो दिस topic is not only important for the chemistry pursuing students, but it is also helpful for all the drivers uh, of truck drivers, car drivers। वो सभी लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से हम केमिकल डिज़ास्टर होता है और उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि इस डिज़ास्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्या था केमिकल डिज़ास्टर। तो आप लोग पहले से बहुत परिचित होंगे कि 2 एंड 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL पेस्टिसाइड जो कंपनी बनाती थी, उसमें 5,000 लोग जो हैं वो गैस के रिसाव से प्रभावित हो गए, और उस गैस का नाम था मेथिल आइसोसाइनेट, जिसको इन शॉर्ट MIC कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये डिज़ास्टर हुआ कैसे, ये इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। तो इसके कुछ रीजंस थे कि जब रिएक्शन टेम्परेचर जो था टैंक में 200 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ गया और लगभग 30 मैट्रिक टन MIC जो है वो एटमॉस्फेयर में बाहर निकल गई, और 40 से 60 मिनट में ही 50,000 लोगों की लगभग डेथ हो गई। तो ये सब हुआ कैसे कि इग्नोरेंस ऑफ टैंक, जो टैंक सुपरवाइज़र था, जो टैंक का में लेबर जो काम करते थे, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि भाई ये इतनी ज़्यादा खतरनाक गैस का भी इसमें रिसाव हो सकता है। और रिसाव हो सकता है इसका मतलब ये हुआ कि दो गैस जब आपस में मिक्स हुई तब एक नई गैस जनरेट हुई, मतलब बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ टू गैसेस दिस MIC फॉर्म्ड। फिर लेक ऑफ फैसिलिटीज़, लेक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी की कमी थी, और लेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी थी कि कैसे कोई गैस का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है और कैसे वो डिज़ास्टर के रूप में चेंज हो सकता है। तो कुछ कॉजेज़ ज़रूर थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे केमिकल डिज़ास्टर के लिए। और आगे भी जो केमिकल डिज़ास्टर होते हैं या रासायनिक विस्फोटक घटनाएं होती हैं दुनिया में, उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, एक्सप्लोसिव्स लाइक TNT, TNB, RDX, लीकेज ऑफ केमिकल्स और गैस, ऑयल स्पिल। समुद्रों से जब बहुत सारे केमिकल्स आते हैं तो उनका रिसाव समुद्र में हो जाता है, और वहाँ पर जो समुद्र की जो वनस्पति, समुद्र के जो जंतु जो हैं वो उससे अफेक्टेड हो जाते हैं। एक्सीडेंट बाय ड्राइवर्स, जब उनको ले जाने वाले केमिकल टैंकर्स को ले जाने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनका किसी दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो जाता है, तब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसी तरह से परफ्यूम्स को कैरी करना बस और ट्रेन में, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्वलनशील होते हैं, और तब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जिसको हम केमिकल डिज़ास्टर कहते हैं। उसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए जब MIC भोपाल में हुआ, तो उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं जैसे डिसेबिलिटी हो जाना, डेथ हो जाना, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, और जीन म्यूटेशन होना, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में भी जो प्रभावित लक्षण हैं वो उनकी वंशानुगति जो होती है जेनेटिकली वो अपीयर होते जाते हैं। तो इस तरह से एक
जनरेशन में उत्पन्न हुआ केमिकल डिजास्टर नेक्स्ट बहुत सारी जनरेशन में वो इफेक्ट करता है। दूसरी बात यह है कि केमिकल डिजास्टर बाय हाउस होल्ड केमिकल्स, आज हम जितना भी घरों में चीज़ें यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं डिजास्ट्रस हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए लीथल हैं, चाहे वो बायोकेमिकली हो या उसकी बायोलॉजी से प्रभावित हों। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे एंटीबैक्टीरियल क्लीनर्स होते हैं, ट्राइकोजन होते हैं, ओवन क्लीनर होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, कॉस्टिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग इरिटेंट होते हैं, वो दोनों स्किन को क्या कर देते हैं, जला देते हैं। इसी तरह से फर्नीचर में उपयोग किए जाने वाले जो पॉलिशिस होते हैं, पेट्रोलियम डिस्टिलेटर्स होते हैं, हाई फ्लेमेबल कैन कॉज स्किन एंड लंग कैंसर, नाइट्रोबेंजीन होते हैं। तो ये इस तरह से क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं वो ऑब्वियस है कि अगर मनुष्य उसको यूज़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी फैक्ट्री ज़रूर है, और फैक्ट्री है तो इंडस्ट्री ज़रूर है, और इंडस्ट्री में वो बहुत लार्ज बल्क मात्रा में बन रहा होगा। ये बात अलग है कि हम किसी पॉलिश को 500 ml ले रहे हैं या 1 लीटर ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उपयोग के दौरान वो एक इंडस्ट्री का रूप ले रहा है, और कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री में इस टाइप के डिज़ास्टर हो सकते हैं। डिश वॉशर डिटर्जेंट्स जो होते हैं उसमें भी क्लोरीन होते हैं, कॉस्टिक नेचर होता है उनका। सिमिलरली परफ्यूम्स के जो बॉटल्स होते हैं वो भी काफ़ी फ्लेमेबल होते हैं। पीवी सील होती है, परफ्यूम्स होते हैं, यूपीवीसी की जो बॉटल्स होते हैं, डिब्बे होते हैं, कैन होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी केमिकल डिज़ास्टर को जन्म दे सकते हैं हमारे घरों में भी। अब सवाल ये है कि हम इनका मैनेजमेंट करेंगे कैसे। ये जो पूरा टॉपिक है वो मेनली इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर ओरिएंटेड है कि इमरजेंसी जो पैनल होते हैं, इंफॉर्मेशन पैनल जिसको बोलते हैं EIP। अब देख रहे हैं कि ट्रक जो है, ट्रक के साइड में एक पैनल बनी होती है। इस पैनल में यहाँ पर एक कोड्स लिखे होते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो होता है उसको करेक्ट टेक्निकल नेम बोला जाता है, जैसे ब्यूटेन इसका करेक्ट टेक्निकल नेम है। दूसरा जो स्लाइड होता है उसमें होता है UN नंबर। तीसरा होता है हाजकेम कोड, और फोर्थ जो होती है वो क्लास लेवल होता है। इसमें जो केमिकल है उसका क्लास लिखा जाता है। तो इस तरह से ट्रक के पीछे साइड में कम से कम 3 जगह ये डिस्प्ले होना चाहिए, ये ऐसा प्रोटोकॉल है। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है कि पेट्रोल है 1203 है, 3YE है, और ये डायमंड्स की प्लेट्स बनी हुई होती हैं कि इनको बोलते हैं डायमंड्स, डायमंड शेप में है, ये इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब हम इनको पहचानेंगे कैसे, हाजकेम कोड को, कि सपोज आपने देखा कि ये प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर 3YE लिखा हुआ है, लेकिन अगर कहीं पर केमिकल डिजास्टर हो रहा है तो हम उसको डिकोड कैसे करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि अमुक केमिकल इसमें है और उसका हमको क्या पहचान है कि उसको उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो बताता है कि कोर्स स्प्रे, मतलब आपको जेट के द्वारा स्प्रे करना है अगर आग लगती है तो। दूसरा है फाइन स्प्रे, अगर यहाँ पर 3 की जगह 2 होता तो हम इसको फाइन स्प्रे से करते। अगर 3 की जगह जैसे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से लगने वाली आग को हमको फोम से बचाना है। अगर 4 नंबर होता तो हमको ये देखना है कि वहाँ पर ड्राई एजेंट डालना है। ड्राई एजेंट बोले तो आप रेत डाल सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं, तो इस तरह से ड्राई एजेंट से हम उसको बचा सकते हैं। एल्कोहल रेजिस्टेंट फोम, अगर वहाँ पर एक सिर्फ सर्कल बना हुआ है, पॉइंट बना हुआ है 3 की जगह, तो हम उसमें एल्कोहल रेजिस्टेंट फोम का यूज़ करेंगे। इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं 3YE, तो यहाँ पर Y जो है PRSTWXYZ, ये नंबरिंग होती है लेटर्स के थ्रू। तो इसके अलग अलग सिंबल्स दिए हुए हैं। जैसे V है तो V स्टैंड्स फॉर द सब्सटेंस कैन बी वायलेंटली और इवन एक्सप्लोसिवली एंड रिएक्टिव इंक्लूडिंग कंबशन। तो जब जलता है तो वो बहुत वायलेंटली जलता है, वी का मतलब ये हुआ। इसी तरह से दिया हुआ LTS, LTS का मतलब होता है लिक्विड टाइट केमिकल।
प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव सूट विथ BA। मतलब जब LTS लिखा हुआ है तो आपको क्या होना है कि लिक्विड टाइट केमिकल हुआ है उसमें रखा हुआ है, और BA एंड फायर किट। BA का मतलब होता है ब्रीथिंग एपरेटस। आपको जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो लेकर के जाना पड़ेगा उसको बुझाने के लिए। और फायर किट जो होती है, मतलब फायर फाइटर जो फायर किट होती है जिससे आग नहीं लगती, वो वाला ओवरकोट पहन करके आपको बुझाना होता है। इसी तरह से दूसरा हुआ है कि वाई दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 3YE में, तो वाई अगर लिखा हुआ है तो BA एंड फायर किट, तो आपको BA यूज़ करना है और फायर किट यूज़ करना है। BA बोले तो ब्रीथिंग एपरेटस आपको यूज़ करना है। ब्रीथिंग एपरेटस मतलब कोई ना कोई सिलेंडर जरूर होना चाहिए। इन सब से हमको ये शिक्षा मिल रही है कि अगर कोई केमिकल का टैंकर है, कोई केमिकल डिजास्टर हो रही है, तो हमको उसमें ऐसे ही नहीं चले जाना है। हमको एक फर्दर प्रिकॉशन, फर्दर ट्रेनिंग के थ्रू ही उसमें एंटर करना है। इन सब चीज़ों को बताने का मतलब ये है। अगर जैसे ई लिखा हुआ है तो ई का मतलब होता है पब्लिक सेफ्टी हैजार्ड। यहाँ से जहाँ पर भी वो टैंक का विस्फोट हुआ है या गैस का रिसाव हुआ है, वहाँ से बस्ती को क्या करना होता है, खाली करना होता है। पीपल शुड बी वांट टू स्टे इंडोर्स। लोगों को बताना होता है कि वो घर में ही रहें, बाहर ना निकलें, और जहाँ पर वो हो रहा है वहाँ से पब्लिक को खाली करना होता है। तो इस तरह से ये हाजकेम इमरजेंसी कोड्स काम करते हैं। अब बात ये है कि इमरजेंसी पैनल जो होती है ट्रक में बनी हुई होती है, उसमें सबसे फर्स्ट, जैसे भी प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा कि सबसे फर्स्ट होती है करेक्ट टेक्निकल नेम। मतलब इमरजेंसी पैनल में सबसे ऊपर उसका टेक्निकल नाम लिखा हुआ होता है। जैसे पेट्रोल लिखा हुआ है, ये उसका टेक्निकल नेम है। दूसरा UN नंबर। एक पूरी डाटा सेफ्टी सीट में जितने भी मटेरियल हैं उनका एक UN नंबर लिखा होता है। UN नंबर, जैसे इसमें 1203 UN नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल नंबर जो है इसका 1203 है, किसका, पेट्रोल का। और उस डेटा सीट में 1203 जो कोड है उसके पूरे फैक्ट्स दिए हुए हैं कि इसका, इसके आग लगने से क्या होगा, अगर इसको लोग ड्रिंक कर लेंगे तो क्या होगा। मतलब पूरे का पूरा एक उसका मैनेजमेंट दिया हुआ होता है। हाजकेम एक्शन कोड, ये जैसे 3YE है, ये कहलाता है हाजकेम एक्शन कोड। कि 3, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी कि 3 क्यों लिखा हुआ है, Y क्यों लिखा हुआ है और E क्यों लिखा हुआ है। 3 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको फोम से हमको बुझाना है। Y इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि BA एंड फायर किट, जब इसके द्वारा आग लगती है तब हमको ब्रीथिंग एपरेटस यूज़ करना होता है, और फायर किट यानी फायर जो सूट होते हैं उसको यूज़ करना होता है। E इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ से लोगों को क्या करना है, आपको इवैक्यूलेट करना है, हटाना है, पब्लिक को हटाना है, क्योंकि आग और बढ़ते जाएगी। उसका जहाँ तक वो टैंकर से पेट्रोल बहेगा वहाँ तक आग पकड़ लेगी, तो वहाँ पर पब्लिक को जमा होने नहीं देना है। क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो पब्लिक सबसे पहले जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ की ओर दौड़ती है, तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान देना चाहिए। फिर 4th नंबर पर आप देख रहे हैं कि क्लास लेवल्स, कि उसका क्लास क्या है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, ऐसी 8 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो क्लास जो होती है वो आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है कि क्लास आप देख पा रहे हैं, ये जो डायमंड है यहाँ पर क्लास डिनोट होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, ये क्लास 3 के अंतर्गत आता है। अब क्लास 3 के अंतर्गत जो आ रहे हैं उसमें क्या चीज़ें होती हैं वो आगे की स्लाइड्स में हम आपको बताएंगे। दूसरा ये है कि ये जो डायमंड का कलर है ये रेड कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि अगर वो हेल्थ इशू है, उसको, उससे हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो नीले कलर की होगी। अगर उससे आग लगने वाली है तो वो रेड कलर की होगी, जैसे ये रेड कलर की दिख रही है। अगर फिजिकल हैजार्ड हो रहा है यानी कोई विस्फोट हो रहा है, आजू बाजू क्षति हो सकती है, तब वो इस तरह से कलर की होगी। पर्सनल प्रोटेक्शन का यूज़ करना है, मतलब अगर ये डायमंड में वाइट कलर है इसका मतलब ये हुआ कि हमको पर्सनल प्रोटेक्शन की चीज़ें यूज़ करना है, जैसे ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, मास्क यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन। तो जो डायमंड्स के कलर होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं कि ब्लू कलर के लिए हेल्थ हो जाएगा, फ्लेमेबिलिटी ज्वलनशीलता के लिए रेड कलर हो जाएगा, फिजिकल हैजार्ड जब होगा तो वो उसके लिए ऑरेंज कलर हो जाएगा, और पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए वाइट कलर हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फिर क्लास लेवल्स जो होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं एक्सप्लोजिव, सेकंड क्लास में आते हैं फ्लेमेबल गैस,
थर्ड क्लास में आते हैं फ्लेमेबल लिक्विड पेट्रोल, फोर्थ क्लास में आते हैं फ्लेमेबल सॉलिड, फिफ्थ क्लास में आते हैं ऑक्सीडेटिव सब्सटेंस जैसे पेरोक्साइड्स, सिक्स क्लास में आते हैं टॉक्सिक और बायोवेस्ट, सेवन्थ क्लास में आते हैं रेडियो एक्टिव एंड कोरोसिव, और एट्थ क्लास में आते हैं कोरोसिव्स। अब हम क्लास वाइज पढ़ते हैं कि क्लास टेबल्स क्या होती हैं। कि हमने आप प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो डायमंड है उसके नीचे जो होती है एक क्लास लिखी हुई होती है। जैसे यहाँ पर 3 लिखी हुई है, कहीं 2 लिखी हुई है, तो जैसे एक्सप्लोसिव के लिए यहाँ पर क्लास 1 लिखी जाती है, हमेशा जो होगी इसके लिए 1 लिखी जाएगी। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर 1.3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। इसको इनलार्ज करेंगे जब हम नेक्स्ट स्लाइड में, तब आप देखेंगे कि क्लास उसका एक्सप्लोसिव का 1 है। फ्लेमेबल गैस के लिए क्लास 2 है। फ्लेमेबल लिक्विड पेट्रोल के लिए क्लास होती है 3। फ्लेमेबल सॉलिड के लिए क्लास होती है 4। ऑक्सीडेटिव सब्सटेंस पेरोक्साइड के लिए होती है क्लास 5। टॉक्सिक मटेरियल के लिए होती है क्लास 6। रेडियो एक्टिव कोरोजन के लिए होती है 7, और कोरोसिव मटेरियल के लिए होता है 8। तो आप देख रहे हैं कि डायमंड्स के कलर भी अलग अलग हैं। इसका मतलब जैसे एक्सप्लोसिव है तो वो फिजिकली क्या करेगा, हैजार्ड करेगा, तो उसको रोकने के लिए हमको मास्क होना चाहिए। हम चाहें तो और भी जो दूसरे एपरेटस हैं, स्पेक्स यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमको उपयोग करना होता है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे किसी इमरजेंसी पैनल कोड में कोई कोड लिखा हुआ है और हम उसको डिकोडिंग कैसे करेंगे। मतलब यह हर व्यक्ति को डिकोडिंग करते आनी चाहिए। कि हुआ ये था कि जब हम रिसर्च में थे तो उस टाइम में एक सिलेंडर जो था टैंकर गैस का, वो फट गया था। अब हमें फ़ोन आया, हम खुद केमिस्ट्री पढ़ने वाले, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि उसमें प्रोपेलिन गैस थी और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो केमिस्ट्री सब पढ़ी, लेकिन फिर भी हम यही कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को ये चीज़ें पता होना चाहिए। होता ये कि भीड़ में बारात जा रही है और वहीं पर पेट्रोल या सल्फ्यूरिक एसिड ले जाने वाला जो टैंकर है वहाँ से गुजर रहा है। लोगों को नहीं पता है, सिर्फ ड्राइवर को पता है क्योंकि वो तो ट्रेनिंग लेकर के आया हुआ है ना। लेकिन भीड़ को नहीं पता है। भीड़ क्या करेगी, उससे मारपीट कर देगी, उसको ट्रक को एक साइड खड़ा कर देगी, हो सकता है उसमें आग लगा देगी। तो लगा तो हम ट्रक को आग लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी पूरी बस्ती जल के राख हो जाए। तो इन चीज़ों से हमको क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अब हम बात करें कि जो हमने इमरजेंसी पैनल पढ़ी, तो उस पर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप देख रहे हैं कि यूएन नंबर दिया हुआ है 1203। तो ये मोटर स्पिरिट या गैसोलीन पेट्रोल के लिए ये यूएन नंबर पूरे वर्ल्ड में दिया हुआ होता है। इसका ईएसी जो होता है, इमरजेंसी एक्शन कोड होता है 3YE, और हैजर्ड जो क्लास होती है उसकी 3, जैसे हमने पहले बताया था, और ये 3.3 में आ रहा है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि पेट्रोल है 3YE लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लास 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1203 इसका मतलब ये हुआ कि ये मोटर स्पिरिट या गैसोलीन या पेट्रोल है, इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ है 3YE। 3 लिखा हुआ है मतलब यूज फॉग व्हेन फायर। मतलब हमने पहले जब पैनल में पढ़ा था कि जब 3 नंबर आता है तो हमको क्या यूज़ करना होता है कि फॉग का यूज़ करना होता है। डायरेक्ट हम उसमें ड्राई एजेंट नहीं डाल सकते, जेट नहीं डाल सकते, ना ही अल्कोहल रिलेटेड कोई कंटेंट डाल सकते। हमको इसको किससे बुझाना होता है, फॉग से बुझाना होता है। यहाँ दिया हुआ है वाई। वाई जो सिंपलाइज कर रहा है वो इस चीज़ को करता है कैन बी वायलेंट और एक्सप्लोजिव रिएक्टिव। यानी ये हुआ कि ये वाई कैटेगरी का है। कंटेंस कंसनट्रेट स्पाइरेज बाय एनी मीन्स। वी का मतलब ये हुआ। अब वाई BA ब्रीथिंग अपरेटस का यूज़ करना है। ई इवैक्यूएशन मस्ट नीड, यानी जहाँ पर ये घटना हो रही है वहाँ से हमको पब्लिक को हटाना है। और 3 का मतलब ये हुआ कि हाईली फ्लेमेबल लिक्विड है। सिमिलरली हम दूसरी स्लाइड देखते हैं जिसमें दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका कोड है 2R। यूएन नंबर है इसका 2796। अब हम इसको देखते हैं कि क्लास 8 के अंतर्गत आता है और ये है कोरोजिव। ठीक है, कोरोजिव कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो स्किन को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यूएन नंबर होता है 2796 2R।
टू का मतलब हुआ यूज़ फॉग व्हेन फायर, मतलब जब आग लगती है तब आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, फॉग का यूज़ करना है। आर का मतलब ये हुआ कि इमीडिएट ट्रीट पीपल, तुरंत लोगों का उपचार करना है जो भी इससे क्षतिग्रस्त हो रहा हुआ है। मस्ट बी वाश्ड विथ फुल ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी से आपको क्या करना है, इसको वॉश करना है। बी ए, इसमें भी आपको ब्रीथिंग एपरेटस यूज़ करना है क्योंकि ये कोरोसिव मटेरियल है। इसी तरह से प्रैक्टिस आप इस स्लाइड को देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एलपीजी की जो गैस है, एलपी गैस 1075 इसका यूएन नंबर है और 2YE है। तो जैसे 2 समझ गए कि आप यूज़ ऑफ फॉग व्हेन फायर, जब आग लगेगी तो आपको इसको फॉग से बुझाना है। वाई का मतलब है कैन बी वायलेंट और एक्सप्लोजिव रिएक्टिव, कंटेंस कंसनट्रेट स्पॉइलेज बाई एनिमीज, किसी भी तरह से इसको जमा करना है, मतलब उसमें पानी डाल करके फैलाना नहीं है। वाई का मतलब ये चीज़ क्लियर हो रही कि जहाँ पर भी ये गैस फैल रही तो किसी भी माध्यम से उस गैस को हमको इकट्ठा करना है, फैलाना नहीं, क्योंकि वो जितना फैलेगी वो उतना ही क्या करेगी, आग प्रोड्यूस करेगी। वी का मतलब ये हुआ कि यहाँ बी ए ब्रीथिंग एपरेटस, मतलब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के इसको बुझाने जाना है। ई का मतलब हुआ इवैक्यूएशन मस्ट नीडेड, मतलब जहाँ पर ये घटना हो रही है वहाँ से बस्तियों को क्या करना होता है, खाली कराना होता है। 2, 3 इसका हिंटेड आंसर है कि ये फ्लेमेबल गैस है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में भी प्रैक्टिस दिया हुआ है 2WE। यहाँ पर 2 का मतलब है यूज़ फॉग व्हेन फायर, W का मतलब है वायलेंट एक्सप्लोजिव, यानी बहुत ही विस्फोट हो सकता है। वी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ब्रीथिंग अपरेटस यूज़ करना है और पब्लिक को हटाना है दुर्घटना वाली जगह से। अभी आपने ये सब पढ़ा कि 3YE, तो देखा आपने कि सेकेंड नंबर जब था उसको फाइन स्प्रे करना था, थर्ड वाले को फोम से बुझाना है, यही चीज़ें इस स्लाइड में दी हुई है। अब क्लास लेवल, आज फर्स्ट जो होती है क्लास डायमंड की वो होती है एक्सप्लोजिव्स। तो एक्सप्लोजिव आपने पहले नाम बताया था कि मैंने TNT, TNB, बहुत सारे विस्फोटक पटाखे जो होते हैं दीपावली के टाइम में जो चलाते हैं तो वो एक्सप्लोजिव होते हैं। उनका कोड होता है ई का मतलब आप पिछली बार जा करके आप देख सकते हैं कि ई हम क्यों यूज़ कर सकते हैं। तो ई का यूज़ होता है पब्लिक सेफ्टी हैजार्ड, यानी यह लोगों के लिए कैसा है, बहुत ही ज़्यादा दुर्घटना युक्त है। तो जब ई होगा तो इसका मतलब होगा कि पब्लिक को वहाँ से हटाना है। फ्लेमेबल, एलपी गैस में ये लिखा होता है फ्लेमेबल, कंप्रेस्ड गैस भी फ्लेमेबल हो सकती है, उसमें टॉक्सिक गैस भी हो सकती है। अब ये टॉक्सिक गैस भी हो सकती है, फ्लेमेबल गैस भी हो सकती है। तो जो टॉक्सिक गैस है वो फ्लेमेबल नहीं है, इसलिए वहाँ पर रेड की जगह क्या दिया हुआ है, वाइट दिया हुआ है, डायमंड। तो आपको डायमंड के अकॉर्डिंग भी पहचानते आना चाहिए। थर्ड है फ्लेमेबल लिक्विड पेट्रोल, ये ज्वलनशील है और सभी में आपने देखा होगा कि एक जगह ऑरेंज कलर है, ये मतलब ये इरिटेंट है। फ्लेमेबल लिक्विड है, पेट्रोल, पेट्रोल में जनरली 3YE लिखा होता है। हाज केम कोड्स 456, यहाँ पर हम देखेंगे फ्लेमेबल सॉलिड, जैसे कैल्शियम कार्बाइड। यहाँ पर दिया हुआ है डेंजरस व्हेन वेट, कि सही में जब कैल्शियम कार्बाइड को अगर एक आम व्यक्ति है उसको नहीं मालूम कि भाई ये जो है ट्रक में क्या लेकर के जा रहा है, अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, आग लग गई तो क्या करेगा, पानी डालेगा बुझे, तो वो सोचेगा कि पानी डाल दिया तो बुझ जाएगी, लेकिन पानी जैसे ही डालेगा वैसे ही आग और तेज हो जाएगी। कैल्शियम मान लो उसमें चूना जा रहा है और उसमें आग लग गई ट्रक में, और हम सोचेंगे कि चूने को यार पानी से बुझा देंगे तो आग तो और बढ़ जाएगी। सोडियम मेटल का कोई कंटेंट है तो वो पानी से और आग पकड़ लेगा, पोटेशियम का कोई कंटेंट है तो वो आग को और पकड़ लेगा। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि किस केमिकल को, हैजार्डस मटेरियल को किस तरह से हम बुझाते हैं। तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि डेंजरस व्हेन वेट, कि इससे हेल्थ को बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लू कलर का है। ब्लू कलर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हेल्थ के लिए। तो दो साइन बने हुए हैं इसमें, एक बर्निंग दिख रहा है कि आग भी लग सकती है और हेल्थ के लिए भी ये कैसा हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। इसी तरह से 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए दिया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इरिटेंट है, कि जब ये जैसे ही हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो वो पूरा वहाँ पर छेद वेद कर देगा, और कोरोसिव भी है और इससे आग भी लग सकती है। इसी तरह से थर्ड नंबर टॉक्सिक, अवे फ्रॉम द फूड,
कि ये टॉक्सिक है, पॉइजन है। आपने जब पेस्टिसाइड्स या खेतों में दवाइयाँ सींचने के लिए डालते हैं, आप खरीदते हैं, तो ये पॉइजन करके 6 नंबर का बना होता है उसमें। और दूसरा आप देख रहे हो कि यहाँ बायो वेस्ट मटीरियल से, अभी जनरली क्या होता है कि हॉस्पिटल्स की गाड़ियाँ जब निकलती सुबह के टाइम में, तो उसमें बहुत सारे ऑपरेशन के दौरान ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, सर्जरी के दौरान बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, खून पेशाब की जांच की जाती है, तो उनमें बहुत सारे क्या होता है, बैक्टीरिया पनप जाते हैं, बहुत सारा वो इन्फेक्शियस होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो अब बीमारियों का इलाज होगा ना, तो वो चीज़ें ट्रक में भर करके जाती हैं, जिस पर सिंबल बना होता है ये वाला बायो हैजार्ड्स का। तो हमको ये ध्यान देने का होता है कि भाई ये बायो हैजार्ड्स ये है, इसके आजू बाजू हमको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, इसको टच नहीं करना चाहिए। तो ये अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट जो हैजकम कोड है वो है आपका रेडियो एक्टिव। आपने देखा होगा कि जो मोबाइल के टावर्स होते हैं या बहुत लेबोरेटरीज़ में जहाँ ऑपरेटर्स लगे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, वहाँ पर जो रेडियो एक्टिव है उसके रेडिएशन निकलते हैं, तो उसको इस तरह से रेडियो एक्टिव 7 कलर की डायमंड से इसको दिखाया जाता है। इसी तरह से 8वां नंबर आता है कोरोजिव मटेरियल का। जैसे कोरोजिव मटेरियल लेबोरेटरीज़ में या आए दिन हम लोग उपयोग करते हैं, किसी न किसी रूप में हम दैनिक जीवन में भी इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। वो होता है उसकी डायमंड जो प्लेट होती है उस पर 8 नंबर लिखा होता है। ये आधा ब्लैक है और आधा वाइट है। वाइट है मतलब इसका ये हुआ कि हमको सेफ्टी प्रिकॉशन यूज़ करना है, उसकी बॉटल को यूज़ करते समय हमको हैंड ग्लव्स पहनना है, या कोई प्लास्टिक का मटेरियल पहनना है, या हमको उसको जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करें तो टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से पकड़ना है। तो इस तरह से ये कोरोजिव मटेरियल के बारे में जानकारी देता है। इसी तरह से नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो होता है NFPA, ये भी हैजार्डस मटेरियल के लिए एक कोड जारी करता है। अब इस कोड के कलर वाइज हम पहचान कर सकते हैं, और आपने देखा होगा कि इसमें 4 डायमंड बने होते हैं और चारों डायमंड में नंबर डले होते हैं। जैसे आप अगर हेल्थ हजार्ड है, मतलब हमारे शरीर को वो कोई नुकसान कर रहे हैं, तो उसके लिए वो नीले रंग से होगा। अगर वो ज्वलनशील है तो रेड कलर का होगा। इनस्टेबिलिटी यानी उसकी स्टेबिलिटी है, स्टेबल है या नहीं है, वायलेंट है, तो उसके लिए ये होगा येलो कलर का होगा। इसी तरह से कि पर्सनल प्रोटेक्शन, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ये वाइट कलर से होगा। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि जब उसमें 3 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 1 लिखा होगा एंड W लिखा होगा, तब उसका क्या मतलब निकलता है। जब 3 निकला हुआ है तो मतलब ये हुआ कि एक्सट्रीम डेंजर है। 4 लिखा हुआ है मतलब डेडली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। सेकेंड है मतलब हैजार्डस है। 1 है मतलब स्लाइटली हैजार्डस है। 0 है मतलब नॉर्मल मटेरियल है। इसी तरह से फायर के लिए भी अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। अगर 0 नंबर है तो विल नॉट बर्न, यहाँ पर 2 की जगह अगर 0 हो जाता तो ये जलता नहीं है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में 0 दिया हुआ है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जलेगा नहीं। इसके सामने अगर हम लाइटर ला करके रख दें तो ये जलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें दिया हुआ 0। अब 1 है तो अबाउ 200 फ़ारेनहाइट, 200 फ़ारेनहाइट से अधिक टेम्परेचर है। सेकेंड है तो बिलो 200 फ़ारेनहाइट, इससे नीचे है। अगर 4th नंबर दिया हुआ है रेड कलर में तो ये 73 फ़ारेनहाइट में है, तो ये फ्लैश पॉइंट इसमें लिखा होता है। इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो जब ये 4 होता है तो मे डिटोनेट। 3rd है तो शॉक एंड हीट में डिटोनेट। 2 है तो वायलेंट केमिकल चेंज, एंड 1 है तो अनस्टेबल इफ हीटेड। 0 है तो स्टेबल। ये स्टेबिलिटी को शो करता है या इनस्टेबिलिटी को शो करता है कि जब हम उसको जला देंगे तो क्या होगा, उस पर किसी की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, वो फट सकता है क्या, वो पिघल सकता है क्या, इस तरह से दिया। यहाँ W का मतलब ये हुआ कि यूज़ नो वाटर। जब भी इस डायमंड में W लिखा हुआ है मतलब उसको बुझाने के लिए हमको पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी से वो और भी नुकसानदायक हो सकता है। एसिड की जगह एसिड लिखा हुआ हो सकता है, अल्कलाइन के लिए Al के लिखा होता है, कोरोसिव के लिए COR लिखा हुआ W की जगह यहाँ पर। तो इस तरह से नेशनल
PA काम करता है। प्रत्येक पदार्थ जो हम घरों में जनरली केरोसिन यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड करते हैं उपयोग, ग्लिसरॉल करते हैं, खाने का नमक करते हैं, पीने का पानी करते हैं, तो सभी के लिए यहाँ पर कोड जनरेट होते हैं। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे नाइट्रिक एसिड के लिए, नाइट्रिक एसिड के लिए जो NFPA है वो है 130, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वाइट में कोई भी चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाइट कलर की कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, मतलब ये एसिड नहीं है, अल्कलाइन नेचर नहीं है, कोरोसिव नहीं है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैजर्डस है लेकिन 1 नंबर का है। 3rd नंबर का कैसा है, फ्लेमेबल है। 0 नंबर की स्टेबिलिटी है, तो इसको ये दिखा रहा है। इसी तरह से एनहाइड्रस अमोनिया, इसके लिए 310 और यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इस तरह से ये मटेरियल के लिए हो गया। इसी तरह से हम देखें कि इथेनॉल, इथेनॉल के लिए है 230। इथेनॉल जनरली हम घर में यूज़ कर रहे हैं, अभी आजकल हैंड सैनिटाइज़र में बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 2nd नंबर में दे रहा है कि हेल्थ के लिए भी ये नुकसानदायक है, थोड़ा बहुत नुकसानदायक है। इसमें लिखा हुआ है कि क्लियर कलरलेस लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, इरिटेटिंग टू द आइस, आँखों के लिए नुकसान पहुँचा सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नुकसान पहुँचा सकता है, ऑल्सो कॉजेस इनहेलेशन, हाई कंसनट्रेशन कैन कॉज हेडेक। मतलब ये जितनी बातें हो रही हैं इस सेगमेंट में वो किसके लिए हो रही हैं, हेल्थ इशू के लिए हो रही हैं। फिर दूसरा ये है कि फ्लेमेबल है, इसलिए तो 3rd लिखा हुआ है। और 0 ये कैसा है, अनस्टेबल है, इसलिए क्या होगा, 0 लिखा हुआ है। इसी तरह से नमक के लिस्ट में देख रहे हैं सिर्फ 1 है, मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर हम नमक यूज़ करें तो हमको उसको हेल्थ इशू हो सकते हैं। बाकी है वो उसमें जलनशीलता वाला कोई चीज़ नहीं है, फिजिकल हैजार्ड्स की कोई चीज़ें नहीं है। डीमिनरलाइज वाटर में आप देख रहे हो कि जो आंसू जल है डीमिनरलाइज किया हुआ है, तो उसमें सभी 000 हैं। तो इस तरह से आप पदार्थ का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड में दिया हुआ है 301, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 30%, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, हार्मफुल होता है। तो ऑक्सीडेटिव नेचर है, मतलब इसमें W वाला OX लिया हुआ है, OX का मतलब हुआ ऑक्सीडेटिव नेचर है। हेल्थ हैजार्ड्स है, ज्वलनशील तो नहीं है लेकिन ये फिर भी 1 नंबर है, तो 1 नंबर को हम बोलते हैं अनस्टेबल इफ हीटेड, यानी जब हम जलाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसको पहचान कर सकते हैं, जैसे एसीटोन के लिए 130। अब कुछ सिंबल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हाजकेम कोड के अलावा भी हमें इनकी जानकारी होना चाहिए। जैसे फर्स्ट आपने गुटखे के पाउचेस में, सिगरेट में देखा होगा कार्सिनोजेनिक, मतलब ये फेफड़ों में या कैंसर उत्पन्न कर सकता है। 2nd नंबर आप देख रहे हो केमिकल वेपन्स, आप जनरली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जब वेपन्स जाते हैं कहीं से भी, तो इस तरह का निशान बना होता है। फिर आप देख रहे होगे कि एक सूखा हुआ पौधा और मछली है जो डेड है, फिश है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा पदार्थ है जिससे वनस्पति को भी और जीव जंतुओं को भी क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। डेंजर का निशान आप भली भांति परिचित हैं, ये हाई वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। फिर डोंट एंटर, डोंट ईट और ड्रिंक, डोंट टच, और ये भी हाई वोल्टेज के लिए येलो कलर का साइन यूज़ किया है। हॉट सरफेस जनरली प्रेस में या जो इलेक्ट्रिक बर्नर्स होते हैं उसमें ये निशान यूज़ किया जाता है। लेज़र रेडिएशन, हमने इसको भी पहले पढ़ चुके हैं। जब पॉइजन कोई इनटेक कर लेता है तो उसका हेल्पलाइन नंबर भी लिखा होता है, तो उसको बताना पड़ता है कि कौन सा पॉइजन पिया है, उसका UN नंबर वहाँ पर दिया हुआ होता है केमिकल का। तो वो जब भी हम ऑनलाइन कॉल करते हैं तो हमको वो पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्शन बताता है, क्योंकि लोकल डॉक्टर्स को भी इतनी जानकारी नहीं होती कि पर्टिकुलर किस केमिकल का हमारी बॉडी में क्या असर होने वाला है। जैसे MIC के केस में ये हुआ था कि डॉक्टर्स तो थे मेडिकल में, उन्होंने सभी को उन्होंने पहुंचा दिया गाड़ियों से, लेकिन डॉक्टर्स को ये नहीं मालूम था कि इलाज कैसे करना है। क्योंकि भाई ये इलाज करना, जब आप, मैंने पहले ही कहा कि एक MSc के कोर्स में, PhD के कहीं कोर्स में, BSc और स्कूल एजुकेशन में 11th-12th में केमिस्ट्री के कहीं भी चैप्टर में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, बायोकेमिस्ट्री हो, कहीं भी इन चीज़ों का उल्लेख नहीं है, तो क्या MBBS की बुक्स में होगा, नहीं होगा। तो ऑब्वियस है कि केमिकल हैजार्ड्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं। अब इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्यों है, हमको जानना क्यों ज़रूरी होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि होता ये है कि भाई उस टैंकर को ले जाने वाले ड्राइवर को तो पता होता है, लेकिन
उसके साथ एक्सीडेंट करने वाले, ओवरटेक करने वाले दूसरे ड्राइवर को इन सिंबल्स के बारे में कुछ पता नहीं होता कि वो कितना बड़ा विस्फोटक चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं। इवन मैंने बहुत सारे करीब 700 ड्राइवर्स से लोकल सर्वे किया, उनसे पूछा कि क्यों भैया आप हाज के कोर्ट के बारे में जानते हो, तो उन्होंने बोला कि ये ऐसी कोई चीज़ हमने आज तक नहीं सुनी। मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स से भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी ये हाजकेम कोर्ट के बारे में नहीं बताई। उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में तो बताई, लेकिन हाजकेम कोर्ट के बारे में नहीं बताई। तो होता ये है कि हमें खुद अवेयर होना होगा, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम निकाल करके लाए ताकि हम और भी ज़्यादा अवेयर हो सकें। अब केमिकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, तो जहाँ पर जनरली कोई गैस है रिलीज़ हो रही है, आप गैस बना रहे हैं लेबोरेटरीज़ में, तो वहाँ पर जो होते हैं सेंसर्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को चेक करने वाले सेंसर्स होते हैं, होलोग्राफिक अल्ट्रासोनिक गैस डिटेक्टर्स होते हैं। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उन गैस के रिसाव को साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं, रूटीन वाइज चेक कर सकते हैं। फिर इसमें यह है कि ड्राइवर्स को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए हाजकेम कोड की, कि भाई आपके सामने से ये ट्रक आ रहा है और उसमें ये लेबल लगा हुआ है, तो आप उसके साथ कैसे संबंध स्थापित करेंगे, किस तरह से उसको आप इस जगह देंगे। जैसे एम्बुलेंस आ रही होती है तो हम बिल्कुल जगह दे देते हैं, भीड़ में की जगह से उसका सायरन बजता है तो हम जगह दे देते हैं। लेकिन अगर कोई केमिकल वेपन लेकर के जा रहा है, कोई एक्सप्लोजिव लेकर के जा रहा है, कोई पेट्रोल लेकर के जा रहा है, तो हम पेट्रोल और डीजल, ये तो कैरोसिन सब पहचानने लगे हैं, लेकिन फिर भी जो रूट है, हाईवेज़ हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे टैंकर्स जाते हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं होती और हम उनको ओवरटेक करते हैं। तो ड्राइवर्स को ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि भाई कैसे आप अपने आम जीवन में जब ड्राइविंग करेंगे या पब्लिक प्लेस पर होंगे तो किस तरह से हम केमिकल डिज़ास्टर को या हाजकेम कोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। इंडस्ट्री में ये बताया जाना चाहिए, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में प्रत्येक इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें चलती हैं, होती हैं। तो हमको इस तरह से अवेयरनेस करके हम क्या कर सकते हैं, केमिकल डिज़ास्टर को किसी दुर्घटना को बचा सकते हैं। तो आपने ओके, स्टॉप।